जैसे कि अभी ये बेल का पेड़ है पीछे, हाँ अब इसमें बेल के फल लगे हैं, हाँ तो अब यहाँ बैठे हैं यही ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, पता ही नहीं चलेगा। वहाँ हाँ एग्जाम में हो सकता है बेल के बारे में पूछ ले, तो इसके फल के बारे में पूछ ले, हाँ तो यही पूछ ले कि ये हिमालय में पाया जाता है पौधा, तो मुझे पता ऐसा है होता है। हिमालय में नहीं पाया जाता है, मेरे पीछे उगा हुआ है जैसे कि। कि यूपीएससी के पेपर में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक वे काम करता है कि ऑप्शन के साथ आप खेल सकते हो, और ये हमेशा से होता है। हाँ, एलिमिनेशन मेथड तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे तो आते नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन है अगर, सर तो हाँ। चारों के बारे में तो मुझे पता है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये तो नहीं है। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बहुत सारी बातों के बारे में। और अभी प्री पास में आ रहा था, प्री के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हमारे साथ राम है, और राम ने अभी आईएएस का इंटरव्यू भी दिया इस साल। हिंदी माध्यम में इनका हमेशा से रहा है, और इनके पास एक अच्छा खासा अनुभव यूपीएससी को लेकर, उस पर भी हम खूब सारी चर्चा करेंगे। और जैसे अभी 50 दिन बचे हैं, तो राम इस बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि जैसे इनका प्रीलिम्स को लेकर एक अच्छा अनुभव इसलिए भी है कि 6 बार प्री निकला है, तो ये अनुभव भी आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, तो इस साल इंटरव्यू भी दिया है, ये भी हम इस पर चर्चा करेंगे, इंटरव्यू इनका कैसा रहा। तो सबसे पहले राम, आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। हाँ, तो इस बार इंटरव्यू आपका किस बोर्ड में था और कैसा रहा? भैया मेरा इंटरव्यू जो प्रीति सुदान मैम थी, हम्म उनके बोर्ड में था, हम्म और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। बोर्ड काफ़ी कोर्डियल था, मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हो। हाँ हाँ और ख़ासकर हम जो देखते हैं कोचिंगों के जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब, हाँ। उनमें जिस तरह का वो माहौलबाजी होती है ना, हम्म वैसा बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ। हम्म एकदम सिंपल चलता है, और सिंपल जैसे ऐसा लगता है जैसे कि दो दोस्त बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह का इंटरव्यू रहा मेरा। हाँ हाँ। और क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल पूछे गए, हम्म और उसको देख के ऐसा लगा कि हाँ, ये वाकई में मेरी पर्सनालिटी का ही टेस्ट है। हाँ हाँ। नॉलेज का जैसा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। हम्म सिर्फ ऐसे सवाल पूछे गए जो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थे, हम्म। या मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड थे, फैमिली से रिलेटेड थे, हाँ हाँ उस तरह के सवाल पूछे। हाँ। और ठीक था, बहुत अच्छा था इंटरव्यू, बहुत अच्छा रहा। एक लंबे संघर्ष के बाद में इंटरव्यू तक पहुंचना अपने आप में, मतलब ये खुद के लिए भी एक अच्छी बात होती है। और आप जैसे फैमिली, जिस फैमिली से आते हो, जिस बैकग्राउंड से आते हो, काफ़ी संघर्ष आपका लंबा रहा है। तो जब आप यूपीसी भवन जा रहे थे, या जब जो अंदर जो गोल वाली बिल्डिंग है उसमें आप जाके बैठते हो राउंड टेबल पर, तो वो फीलिंग कैसी थी? वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव तो था काफ़ी अच्छा, थोड़ा प्रेशर भी था, हम्म लेकिन हम काफ़ी दोस्त थे साथ में, तो वो प्रेशर इतना नहीं रहा। हम्म। लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा था कि हाँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हाँ। आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम्म तो वो चीज़ तो है। हम्म और जो एक्सपीरियंस है लंबा, और यात्रा जो है ये, हम्म उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली है। हम्म। तो ऐसा तो नहीं रहा कि मतलब अ, थके नहीं है उसमें। हाँ। और हमेशा हर एक अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ नया सीख के, और धीरे 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 कुछ इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करके फिर इंटरव्यू तक पहुँचे, हाँ। और वो काफ़ी अच्छा रहा है, अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम राम और मैंने कई मेंस एक साथ लिखे हैं। मैं अक्सर गांव में रहता था, राम उस समय दिल्ली में रह रहा था। तो हम दोनों काफ़ी ये करते थे कि जैसे एक ही टेस्ट सेम टाइम में लिखते थे दोनों। और फिर जो टेस्ट होता था, मॉक टेस्ट जो लिखते थे हम, उनको आपस में चेक भी करते थे। खूब ऐसी हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी। और उस साल जैसे 2019 की बात कर रहे हैं हम, उस साल मेरा इंटरव्यू कॉल भी हुआ था। राम का 2 मार्क्स से आपका शायद रुका था उस हाँ, साल। 2 मार्क्स से रह तो गया मैं था। आपकी मेहनत उस समय भी देख रहा था, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन और कॉपी मैंने चेक किए। तो मैंने देखा कि मतलब ज़्यादा कमियां नहीं थी एक्चुअल में, थोड़ा बहुत ही सुधार हो जाए तो आपका काम बन सकता था। और जो एक प्रमुख बाधा हम दोनों के बीच में ही बन रही थी, मतलब जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसका हमने थोड़ा सा सही चुनाव नहीं किया। शुरुआत में गाइडेंस अच्छा नहीं मिला, या फिर हमने एक पैटर्न को सही से नहीं पकड़ा। एक हमारी जो रणनीतिक जो एक प्लानिंग होती है वो हमने सही से नहीं की। तो आज हम मानते हैं कि यार थोड़ा सब्जेक्ट वगैरह हम सही रखते तो शायद सफलताएं जो है जल्दी मिल जाती है ना। जैसे राम को मैंने बोला था, राम ने जब 4 मेंस लिख दिए थे ज्योग्राफी से, इनका स्कोर भी 200 के आसपास, 220। कोई इतना अच्छा स्कोर हम कह नहीं सकते, मतलब जब तक 250 या 260 तक स्कोर नहीं आ रहा है मेंस में, तो उसमें उतना मज़ा नहीं है, सिलेक्शन वाली बात नहीं है। जी। तो जब मैंने आपको बोला कि यार ये चेंज कर लो मतलब तो आपका उस समय, क्योंकि ये बात जानना चाहते हैं यार बहुत सारे बच्चे, मैं जब उनसे उनको गाइड करता हूँ, एक मेंटर देता हूँ, तो उन बच्चों के बात बोलता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो, चेंज कर लो, किसी की बात आप थोपना नहीं चाहता मैं अपनी बात। लेकिन जब आपसे मैं डिस्कशन कराता, साथ में अपना कितना बड़ा ग्रुप है जिन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज करके सफलता भी प्राप्त की उन्होंने, तो आपका उस समय क्या था मतलब? मुझे लगता है इसमें जो
मेन समस्या आती है ना स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ, हम्म, वो क्या चेंज से डरते हैं, हाँ। और चेंज से मैं भी डरता था, हम्म, तो इसीलिए ऑप्शनल भी चेंज नहीं कर पाए। हम्म, मतलब ऑप्शनल चेंज करने में ये था कि अब नया ऑप्शनल होगा, वो हाँ। शुरू से तैयार करना पड़ेगा वापस से, थोड़ा इसी में पुश कर लेते हैं कुछ हो जाएगा। हम्म, लेकिन 4 अटेम्प्ट मेंस देने के हम्म, बाद ये समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है नहीं। हाँ हाँ और उसमें गलती भी मैं किसी और की नहीं कहूँगा, मैं सब्जेक्ट को दोष नहीं देता, मैं हाँ हाँ। अपनी ही कमी बताऊँगा। हम्म, अगर मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं तैयार कर पा रहा हूँ तो वो मेरी कमी रही। हम्म, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न होता है जो देखना पड़ता है कि किसी सब्जेक्ट से अगर सिलेक्शन कम हो रहे हैं, उससे मार्क्स कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर चेंज किया जाए, हम्म, ऑप्शनल अगर चेंज किया जाए और उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है तो वो कर लेना चाहिए। हम्म। उस चेंज से डरना नहीं चाहिए, उस चेंज से। तो आपने जैसे लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था और आपने चेंज भी किया, तो हिंदी साहित्य में पहली बार आपने लिखा, और मुझे जहाँ तक याद है आपने शायद 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा हिंदी साहित्य को आप नहीं दे पाए थे उस समय, नया सब्जेक्ट आपके लिए था। तो 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई में क्या ये सही बात है कि 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई में आपके अच्छे मार्क्स आए थे लास्ट ईयर? हाँ, पढ़ाई तो कम करी थी, हाँ और मेंस के टाइम पे भी मैं था नहीं, हाँ हाँ सिर्फ सीधा एग्ज़ाम देने गया था। हाँ लास्ट वाले 2021 का जो मेंस हाँ लिखा था हाँ। उसमें फिर भी मेरे 240 मार्क्स थे, 240 मार्क्स थे, और हाँ। मेरे वो ऑप्शनल में हाईएस्ट थे। अच्छा, मतलब उससे पहले इतने 4 बार लिखा आपने, उसमें नहीं थे। नहीं थे वो। और इस बार जैसे हिंदी साहित्य का आपका पेपर अच्छा हुआ है, मतलब तो उम्मीद कर सकते हैं कि 250-60 तक स्कोर आराम से आप प्राप्त कर सकते हो उसमें। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ जो उससे ज़्यादा ही होंगे, 270 के आसपास स्कोर उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उतने होने भी चाहिए क्योंकि पेपर अच्छा गया है, और इस बार सिलेबस भी अच्छे से कवर किए थे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करी थी, हम्म। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है ना, मतलब ये मैं जानबूझ के जोर दे के कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी 6 बार मेंस लिखे हैं, मैंने 4 बार मेंस लिखे हैं। तो यार मतलब ये जो अपनी प्रोसेस होती है यूपीसी की, यहाँ पर एक एक प्री निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। यदि आपका एक बार भी प्री निकल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा लकी व्यक्ति हो ना। तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग फिर आपके काम आती है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्लानिंग हो या आपके पढ़ने की स्ट्रेटेजी हो, कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग ज़रूरी है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि आप ज्योग्राफी मत लो या कोई और सब्जेक्ट मत लो, लेकिन आप रिसर्च कर लो। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि यार जैसे आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी माध्यम में कौन से सब्जेक्ट से लगातार 4-5 साल का एक पैटर्न देखो कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा लोग आईएएस बन रहे हैं, उनके मार्क्स का पैटर्न देखो। मतलब किसी की बात पर ऐसे विश्वास मत करो, जैसे हम दोनों बोल रहे हैं तो मत करो विश्वास, कोई बात नहीं। उस चीज़ पर विश्वास करो जो डाटा आपके पास है। यूपीसी जो हर साल डाटा रिलीज करता है कि इस सब्जेक्ट में, इस माध्यम में इतना टॉप स्कोर रहा है, इतने लोगों को सिलेक्शन हुआ है, तो इस बात का कितना फर्क पड़ता है? आप इस बात को मानते हो? ये बात तो देखो माननी ही पड़ेगी, हम्म। क्योंकि अ, इसमें मैं कहूँगा यूपीएससी में कि कुछ स्मार्ट वर्क्स करने होते हैं हमें, हम्म। और वो स्मार्ट वर्क काफ़ी सारे एरियाज में होते हैं। जैसे हम्म। कि आपको अगर सब्जेक्ट चूज करना है हम्म। तो आप किस में स्ट्रोंग हो, आप किस में ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, हम्म। अपने हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। हम्म। तो देख लेना चाहिए कि कौन सा जो है वो सिलेबस छोटा है, या फिर किस में जो है मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, और किस में कंटेंट अच्छा है। हिंदी साहित्य जैसे कि हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो हाँ। हिंदी मीडियम में कुछ सब्जेक्ट है हम्म। उनका कंटेंट ही इतना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। जैसे कि ज्योग्राफी में ही देखें तो ज्योग्राफी में बुक्स ही नहीं है, हम्म। नोट्स ही नहीं है, खासकर ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में। हाँ, तो वो एक दिक्कत रहती है, तो बच्चे तैयार करें तो कहाँ से करें फिर। ये बात आपने सही कही कि जैसे 2019 की लास्ट, जब हम दोनों मेंस लिख रहे थे उस समय, तो अपने साथ दिक्कत कहाँ आ रही थी कि एक तो अच्छा कंटेंट नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा था, हमें इंग्लिश मीडियम का मटेरियल लाना पड़ा, हाँ हिंदी का भी लाना पड़ा। एक सिलेबस इतना वाइड है, तो उनको करते करते मतलब 3 महीने मेंस के हाँ ऐसे गुजर जाते थे कि जीएस को हम टाइम ही नहीं दे पाते थे। तो उधर जीएस में भी कहीं नहीं कि हम 20-30 मार्क्स कम लेकर आते थे और उसे, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ता है। आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो नोट्स कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, क्या मतलब उसकी तुलना, जैसे हिंदी साहित्य में इंग्लिश हिंदी मीडियम का गेम ही नहीं है, वहाँ पे आपका एफर्ट बच जाएंगे फालतू के, और सिलेबस छोटा है, और इजी आप कवर कर सकते हो बिना कोचिंग के। सिंपल जो मार्केट में नोट्स मिलते हैं उनसे कर सकते हो। हाँ और मार्किंग पैटर्न फिर क्या रहता है, मतलब ज्योग्राफी और आप हिंदी साहित्य का मार्किंग पैटर्न देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको नजर आएगा, 50-50, 100-100 मार्क्स का अंतर नजर आएगा। ये आपने भी देखा है, हमने भी फील किया है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। फिर हिंदी साहित्य में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चंस जो है वो पुराने क्वेश्चन से ही रिपीट हो के आते रहते हैं। सिलेबस हाँ। छोटा है तो फिर ज़्यादा ब्रॉड जाने के लिए उनके पास जगह है नहीं। हम्म। तो उसमें एक तो छोटा सिलेबस है, और सिंपल ही होते हैं क्वेश्चंस, तो उन्हीं को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जिस तरीके से आते हैं, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है लिखने की और पुराने क्वेश्चन पेपर्स पे अगर वर्क किया है हाँ हाँ। तो उसमें आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं।
उसी प्रकार से कुछ और भी सब्जेक्ट है जिनमें कर सकते हैं। तो हाँ। खैर स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से देखना वो चाहिए अपने उन्हें हिसाब क्या से, हाँ। सब्जेक्ट हम्म। चूज करना है, हाँ लेकिन हाँ फिर भी ये स्मार्ट वर्क कर लेना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो हाँ उसकी हाँ, अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है, बिल्कुल। वो कौन सा चूज करे। कि इस बात का सार क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कमेंट करेंगे कि उनका सब्जेक्ट ये है, उनका वो है, तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा कि आपके लिए क्या बेटर है। और ना हम ये नहीं ना हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट बेकार है, ये अच्छा है। हम दोनों अपनी जो गलतियां हुई थी या जो मार्क्स हमें हमें मिले हैं या जो असफलताएं हमने फेस की उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप मन में बिल्कुल भी भ्रांति मत रख। और मैं बाकी की तैयारी का भी कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है, हम्म। जैसे कि हम प्रीलिम्स की बात करें, हाँ हाँ तो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं। हार्ड वर्क तो नो डाउट अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ। वो कर ही रहे हैं, हम्म। लेकिन उसमें भी फिर से मैं कहूँगा कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती हाँ है। हाँ। और उसमें भी कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है, सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती ही नहीं है। हम्म। अब सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो फिर सिलेबस ही कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यूपीएससी का तो सिलेबस इतना ब्रॉड है, उसका एक एक टॉपिक जब वो उसको खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ हाँ तो उसमें फिर ध्यान रखें कि सिलेबस को तो हाथ में रखें, हाँ। लेकिन जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स है, और मेंस के भी हो प्रीलिम्स के भी हो, हम्म। वो हमेशा आपकी टेबल पे होने ही चाहिए। हम्म। जब आप पढ़ने बैठे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम्म। जैसे कि कोई करंट का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं या कोई ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ही पढ़ रहे हैं, हाँ। तो उसके क्वेश्चन आपके सामने होने चाहिए। हम्म। 7-8 साल के पेपर हो, हाँ। उनको आप उठा के देखें, मेंस के हो प्रीलिम्स के हो, और कि क्वेश्चन पूछा गया है किस तरह का पूछा गया है, हम्म। टॉपिक को एक बार पढ़ लें, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें। हम्म। जब आप उसको सोल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक है, हाँ। आपने टॉपिक पढ़ा और आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। लेकिन आप टॉपिक पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन को सोल्व करें और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे अभी और वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ सोचने की प्रोसेस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस उसका जो इवेलुएशन है, इवेलुएट करने का खुद का जो तरीका है, वो वहीं का वहीं हो जाएगा। तुरंत आप पढ़ते वक्त कर लोगे, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन देखे और उसी हिसाब से कर लिया। हाँ और दूसरा फ़ायदा ये होता है क्वेश्चन पेपर्स देखने का कि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हाँ। और पिछले साल का जो क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में, उसी से रिलेटेड अगर कुछ आया है कंटेंट, तो मैं तुरंत देखते ही मेरी नज़र उसी में जाएगी, हाँ। क्योंकि मैं वही ढूंढ रहा हूँ। पेपर मैंने देखा है तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, उनमें उसको ऐड करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे कवर होते हैं। नहीं तो न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं, और वो ढूंढ तभी पाएंगे जब हमें पता हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, हमारे सिलेबस और कैसे क्वेश्चन लगातार प्री में आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं। हाँ। तो जैसे अभी 50 दिन बाकी है प्रीलिम्स 2023 के ना, और आपका 6 बार प्री पास करने का अनुभव, और आपको मैं देखता आया हूँ कि आप एकदम चिल होके पढ़ते हो। अब जैसे 50 दिन बाकी है, आपको दोबारा प्री देना है, तो आपको वो फिर नज़र नहीं आ रहा है आपके बिल्कुल। जबकि जो नया विद्यार्थी होता है, जिसने एक अटेम्प्ट दिया है, कई बार 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया या बिल्कुल अभी पहली बार बैठेगा, तो इस समय कई बार कमेंट देखता हूँ नए वाले जो एस्पिरेंट है उनके, कि उनको डर लगने लगता है। कैसे वो इस 50 दिन को हैंडल करे, कैसे उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करे, जैसे कोर एरिया होता है, रिवीजन पे फोकस करे, मॉक टेस्ट ज़्यादा दे, क्या दे। तो इसके बारे में आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी मैंने देखी है हमेशा। ये अपनी पढ़ाई का एक टाइम रखते थे, मतलब कूल होके पढ़ना है, नहीं है ना, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ाई करते थे। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा बता सकते हो? जब पहले जो पढ़ाई करी, जैसे मेरा फर्स्ट या सेकंड जो अटेम्प्ट था, हाँ उस टाइम पे जो पढ़ाई करी, उस टाइम पे मैंने सीरियसली बहुत लंबी पढ़ाई करी और ढंग से टॉपिक्स को कवर किया। अब मैंने जो बेस बनाया, हाँ वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि अब मेरा अब 1 महीना पढ़ के भी काम चल जाता है। हाँ हाँ। अब 1 महीने में मैं क्या करता हूँ कि अब मेरा बेसिक तो है स्ट्रॉन्ग, हाँ। जैसे कि मैंने स्टैटिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सब का स्टैटिक्स एनसीईआरटी वगैरह से, और बाकी की जो बुक्स है, लक्ष्मीकांत हुई या स्पेक्ट्रम हुई, उनसे पढ़ रखा है, अच्छे से कवर कर रखा है। और अभी के टाइम में मैं क्या करता हूँ, एक तो पुराने पेपर उठा लेता हूँ फिर से, हाँ उनको सोल्व कर लेता हूँ 2-3 बार। हाँ। और दूसरा ये कि जो करंट के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाता हूँ। अ, या तो न्यूज़पेपर से जो बनते रहते हैं उनको बनाता हूँ। अगर न्यूज़पेपर से नहीं बना पाता हूँ तो फिर कोई भी जो मैगजीन्स हुई, हाँ या फिर यूट्यूब में कुछ चैनल है हाँ तो हाँ। उनके जो वीडियोज है जो प्रीलिम्स के लिए बनाए जाते हैं, उनको देखता हूँ और उनके छोटे छोटे नोट्स बनाता हूँ। हाँ जैसे कि एक रजिस्टर लिया, हाँ। टॉपिक का नाम डाला, और जो टॉपिक है उसके 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में, इतने में नोट्स बना दिए, बात खत्म। फिर अगला टॉपिक उसका 2-3 लाइन में वैसे ही नोट्स बना दिए, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए वो साथ में देख ही लेते हैं। हाँ तो यही करता हूँ करंट के लिए, यही किया। स्टैटिक्स का एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है। हाँ जब पहले ठीक से मेहनत हो चुकी है तो 1 महीना का टाइम बहुत होता है, हाँ उसमें
रिवीजन हो जाता है। और फिर नोट्स भी बनाए हुए हैं पहले के, वो छोटे छोटे नोट्स है। अब कोई कहे कि मैं नोट्स दे दूँ तो वो आपको समझ नहीं आएंगे, वो सिर्फ मेरे को ही समझ हाँ, आएंगे। ऐसे नोट्स होते हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स। हाँ, तो वो शॉर्ट नोट्स है, तो वो अ, उनको रिवीजन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, पहले से बने हुए हैं। तो बस यही करता हूँ मैं, रिवीजन का मेन काम होता है और करंट पे ध्यान देता हूँ, और बाकी जो पुराने क्वेश्चन पेपर है अभी तक के, उन पर थोड़ा सा फोकस होता है। हाँ हाँ इनके थ्रू ही मैं अपना प्रीलिम्स निकालता हूँ। हाँ और अभी के टाइम में थोड़ा सीसेट ने एक चुनौती पैदा की है, तो सीसेट में थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। और जैसे कि रीजनिंग और मैथ की थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या है, 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को 1-2 दिन पहले सोल्व करके भी चले जाएंगे तो भी सीसेट हो जाता है। अगर किसी के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है तो उसको फिर अभी से वर्क करना चाहिए सीसेट में, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जो कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, हाँ वो अभी तो कॉम्प्रहेंशंस का थोड़ा ऐसा हो गया है कि वो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चंस कुछ जो ज़्यादा है आ रहे हैं। वो ज़्यादा, हाँ, आपका जो वर्क है पूर्व धारणा वाले खासकर हाँ, अभी अभी बना रहे हैं। हाँ, हाँ पहले के भी जो वीडियोज है वो हाँ काफ़ी लोगों को हेल्पफुल भी रहे हैं। हाँ 2-3 दोस्त है साथ में, उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उनको तो उससे फ़ायदा हुआ ही है निश्चित रूप से। हाँ तो वही है, सीसेट के लिए अभी से वर्क करें जिनको दिक्कत है, और जिनको हाँ। दिक्कत नहीं है वो 2-3 पेपर सोल्व करके जाएंगे तो भी हो जाएगा, हम्म। ऐसी समस्या नहीं है। और बाकी जीएस के लिए तो इतना कुछ क्या है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, तो ये रखना चाहिए। देखो अभी कितना कूल है, इनको अपनी जो जो भी स्ट्रेटजी बनाई है इन्होंने ना, पूरा इस पर विश्वास है कि कैसा ही पेपर आए मेरा प्री निकलेगा, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया उसके लिए। शुरू के अटेम्प्ट में इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी ना, तो अभी इतना ही होता है काम कि दोबारा से रिवीजन करना है, उन्हीं को पढ़ना है। और जैसे इन्होंने सोल्व पेपर का बताया अपना, मैंने आजकल जैसे आप जानते हो, मैंने पिछले 6 महीने से काफ़ी काम किया इस पर। जो प्रीवियस ईयर के सोल्व पेपर आते हैं जीएस के, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में लॉन्च किए हैं, तो इनका भी ये कहना है, इन्होंने भी देखा, इनके दोस्तों का भी कहना है कि वन ऑफ द बेस्ट अभी मार्केट में वैसा नहीं है। तो आप में से कभी किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। और जैसे इन्होंने पैसेज की बात की, पैसेज नो डाउट, सॉरी, जैसे सीसेट की बात की, तो सीसेट नो डाउट अभी हाल ही में काफ़ी हर्डल बना है। और मैं अभी जैसे सीसेट के 5 साल पेपर बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि जो मार्केट में जो भी सोल्व पेपर है आए हुए हैं, उन्होंने पैसेज को लेकर कोई काम किया ही नहीं है एक्चुअल में। मतलब उनमें नहीं, या तो खाना पूर्ति बहुत दिखती है, ये बहुत, मैंने देखी है। हाँ, इनमें मेहनत लगती है। और मैं अपना कह सकता हूँ कि जो एक यूपीएससी की जर्नी रही है उसमें जो सीखा है ना, मैं अभी जो 5 साल वाले सीसेट के पेपर लॉन्च करूँगा, और उसमें जैसे आप बता रहे हो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन है, मैंने देखा है कि उनमें एक टेक्निक है, एक हायरार्की है। यदि उस टेक्निक को आपने समझ लिया ना, तो आप इजीली सभी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। और वो मैं उनमें 2 4 5 दिनों में अभी लॉन्च कर दूंगा सीसेट का जो सोल्व पेपर है। ठीक है। और एक चीज़ आता है कि यार कैसे अपने माइंड को मैनेज करें। मतलब बहुत सारी आपने जैसे कई सफलताएं देखी हैं, लगातार आप पे भी दबाव रहता है कि आपकी यूपीएससी जर्नी काफ़ी लंबी है, सफलताएं, फाइनल सफलताएं वहाँ पे नहीं मिल पाई, तो कैसे अपने आप को आप वापस पढ़ाई में लगाते हो, कैसे इन चीज़ों से ऊपर उठ पाते हो? प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जो तरीका आपको, वो एस्पिरेंट को बताना ज़रूरी है। व्यवहारिक तरीका मेरा तो यही है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास होता है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। हम्म। डर निकल गया तो फिर कोई दिक्कत मुझे नहीं आती। हाँ हाँ। तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी गायब हो जाता है। हम्म। और थोड़ा सा प्रेशर होना तो स्वाभाविक है, एग्ज़ाम है हाँ। तो वो होता ही है, हम्म। वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो थोड़ा सा प्रेशर ठीक है, हम्म। लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर में कोई आता है तो फिर आप थोड़ा चिल करिए, हाँ हाँ रिलैक्स करिए, 1-2 दिन अब ले से पढ़ाई से ऑफ ले लीजिए, हाँ हाँ। और रिलैक्स करने के बाद फिर से वापस पढ़ाई में आइए। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, हाँ। और थोड़े से स्मार्ट वर्क के थ्रू आप निकाल सकते हो। हम्म। और कभी ऐसा होता है कि सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता, फिर हम हाय तौबा करते हैं कि मेरा तो सब्जेक्ट ये छूट गया, करंट छूट गया, ये भी मैंने हाँ नहीं हाँ। किया। अगर ये सब भी हो रहा है तब भी आप घबराइए मत। जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उन्हीं का अच्छे से रिवीजन कीजिए, उन्हीं को तैयार कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, उन्हीं के थ्रू हो जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से साल भर मेहनत की है तो ये लास्ट के थोड़े बहुत दिन जो है इनसे कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस ईमानदारी से अगर चलेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप प्रेशर भी मैनेज कर लेंगे और एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे, ये सब मेरा मानना है। हाँ हाँ। और जैसे एग्जाम के दौरान, मतलब आप कई बच्चे आते हैं, विशेषकर सीसेट का पेपर ऐसा होता है, वहाँ घबरा के खराब कर लेते हैं, जबकि उनकी तैयारी अच्छी होती है, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे मार्क्स भी मॉक टेस्ट में लाते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं। तो इससे आप कैसे बचते थे, आपका क्या तरीका होता था? अ, जैसे कि मेरा थोड़ा मैथ रीजनिंग का रहता है शुरू में, हाँ मैं उसी को सोल्व करता हूँ। हाँ। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं उसमें जो भी करूँगा उसमें एक्यूरेसी मेरी ठीक ठाक होगी।
तो मैं एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन सोल्व करता हूँ उसमें गलत तो होते हैं, नो डाउट उसमें भी गलत होते हैं, लेकिन जितने भी करता हूँ उसमें विश्वास होता है कि इससे निकाल लूँगा। और फिर लास्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन के थोड़े क्वेश्चन करता हूँ, और वहाँ एक तो माइंड को कूल रखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें 5-7 मिनट हमने खपा दिए और आंसर आ ही नहीं रहा है। फिर ऐसी सिचुएशन में हम पजल्ड हो जाते हैं, ऐसा किसी किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है एग्जाम में, क्योंकि अब 5-7 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए, अब आंसर ही नहीं आया। अब फिर उसको छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता, यार 10 मिनट दिए, अब इसको तो सोल्व करके ही जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर नहीं आएंगे, तो उनको देखते ही वो हाथ जोड़ देना है कि भाई रहने दे, इसको मैं सोल्व नहीं करूँगा। जो अपनी रीच के क्वेश्चन हो उनको सेलेक्ट करें पहले तो, कि मुझे ये वाले करना है। अभी जैसे मेरे मैथ रीजनिंग ठीक है, वो कर लिया मैंने, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में जो पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन है, वो उनको मैं मेरी रीच का नहीं मानता। और खास करके तब जब 15 मिनट बचे हो और मुझे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करने काफ़ी सारे, तो फिर मैंने पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन जो है उन पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ पैसेज में भी वो क्वेश्चन ढूंढे जो वन लाइनर आंसर थे, सीधा पूछा गया है, सिर्फ ABCD उनमें से आंसर देना है। तो मैंने अपने हिसाब से सुविधा देखी, अपने हिसाब से सुविधा देख के मैंने क्वेश्चन का चुनाव किया। मैंने कहा मैं इसी को सोल्व करूंगा, क्योंकि सीसेट सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, उसको ऐसे चुनौती नहीं मानना है कि नहीं नहीं मेरे को कैसे आंसर नहीं आया, मैं तो करके ही जाऊंगा, वैसा नहीं मानना है। क्योंकि कितने चाहिए, 27 क्वेश्चन चाहिए काट पीट के, तो उतने आराम से हो जाएंगे। सिर्फ अपने को सिलेक्ट करना है कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है, इतने में काम हो जाएगा। और इससे फिर वहाँ घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है जो शायद आपके काम आ सकता है, और विशेषकर कई बच्चे जैसे गांव में रहते हैं, हमारी तरह गांव में रहते हैं, पीछे देख रहे हो खेत, आराम से ट्रैक्टर चल रहे हैं, फसलें कट रही है। राम भी अपने गांव में रहते हैं, अभी मुझसे गांव में ही मिलने आए हैं। तो गांव के बच्चे को भी मतलब घबराने की आवश्यकता अब है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो सब जगह कंटेंट पहुंच चुका है। अभी तो यूट्यूब है, वेबसाइट्स है, और सारा कंटेंट ऑनलाइन मिल जाता है। घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट लगा सकते हो, मॉक प्री के लगा सकते हो, मेंस के देने हो तो मेंस के भी हमने लगाए हैं, मेंस के घर पे बैठ के लगाए हैं। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और खासकर अभी जो मेंस दे रहे थे, ज़्यादातर लोग उनमें ऐसे ही थे जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं करी। वो दे रहे हैं, और करी भी है तो फिर अपने हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट करके करी है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। और खासकर उनमें प्रीलिम्स की कोचिंग करने वाले तो कोई नहीं थे। जिन्होंने भी प्रीलिम्स की कोचिंग करी उनका बहुत कम का निकला होगा, मेरे जानकारी में तो कोई है नहीं। हाँ, पैटर्न ही ऐसा ही है। मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न देखेंगे तो आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हो। कोचिंग करने से कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम खराब होने वाला है। मतलब वैसे कोचिंग करना हो तो जैसे सी सेट मैथ रीजनिंग जिनका कमजोर है तो मैथ सीख सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, नो डाउट। जहाँ पे उनको समस्या लगती है कि जिसको किसी को इकोनॉमी नहीं आता है तो इकोनॉमी कोचिंग कर ली, पूरी की पूरी कोचिंग करके या 2-2.5 साल 2-4 लाख रुपए गंवाने का मुझे तो अब तुक नजर नहीं आता है। नहीं नहीं, उस सब की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स हो या फिर कुछ चीजें हैं जिनको अगर फास्ट करनी है और समझने की जरूरत है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गई। ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई देखना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ऐसा है जिसको आप पढ़ कर नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए आप कर लीजिए, इंडिविजुअल कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग के मैं कहूँगा कि उनको इतने ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मॉक टेस्ट हुए, अब मॉक टेस्ट कौन बनाते हैं? वो बच्चे हैं जॉब करने वाले, वो सिंपल वो जाते हैं और मॉक टेस्ट बना देते हैं, हमारे जैसे ही है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका कभी पीटी भी नहीं निकला, वो जाके मॉक टेस्ट बना रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं एकदम फैक्ट बेस्ड होते हैं, एकदम कि हाँ सटीक, एकदम उनको पॉइंट पता है तो वो आ रहा है। जबकि यूपीएससी का पेपर ऐसा नहीं आता है, वो लॉजिकल होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एकदम जैसे बैठे हैं यहाँ, जैसे कि अभी ये बील का पेड़ है पीछे, अब इसमें बील के फल लगे हैं, तो अब यहाँ बैठे हैं, यही एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, पता ही नहीं चलेगा। वहाँ एग्जाम में हो सकता है बील के बारे में पूछ ले, तो इसके फल के बारे में पूछ ले, तो यही पूछ ले कि ये हिमालय में पाया जाता है पौधा, तो मुझे पता है हिमालय में नहीं पाया जाता है, मेरे पीछे उगा हुआ है। सही बात कह रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, हमारे आंखों के सामने से पूछ देते हैं कहीं से। कॉमन सेंस बहुत काम करता है ना। कॉमन सेंस जो ट्रिक्स लगता है कि हाँ थोड़ा सा, कई बार हम देखते हैं क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट उनके पढ़ेंगे तो कोई ना कोई उनमें वो नजर आएगा कि हाँ यार इसको एलिमिनेट कर पाए हम। मतलब ऐसा मैंने देखा है। विशेषकर आप जैसे सीसेट की बात करें, पूर्व धारणा की बात करें क्वेश्चन की है ना, तो जैसे मैं पहले से लगातार प्रैक्टिस करता हूँ पैसेज पर, क्योंकि मुझे मैथ रीजनिंग बहुत कम आता है रियल में। एग्जाम में तो और प्रेशर आई होता है, तो मैथ रीजनिंग बस की बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 30 के 30 जो 30 या 28 पैसेज आते हैं सबके सोल्व करता हूँ, उनमें सही एक्यूरेसी सही जाती है। लास्ट ईयर में गलती कर गया, मैंने स्ट्रेटजी चेंज कर ली, क्योंकि मुझे लगा कि पहले रीजनिंग मैथ करता हूँ, अब की बार थोड़ा स्कोर ज़्यादा, तो हम सी सेट को उतना वो सीरियस नहीं लेते हैं।
नॉर्मल ये लगता है निकल जाएगा, लेकिन लास्ट ये धोखा हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, सी सेट में एक बार मैं फेल हुआ। अच्छा। तो उसके पीछे कारण ये था, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी छोड़ के दूसरों की अपना ली, हाँ और ये गलती मैंने करी। उस साल क्या था, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब बाहर थे, काफ़ी दोस्त थे सब के, यार पैसेज पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसे पहले कर लेने चाहिए, उनमें इजीली सी सेट हो जाता है। अब मैं गया, मैंने कॉम्प्रिहेंशन से ही शुरू किया और सारे क्वेश्चन उसी के किए, थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग के किए। तो उसमें इतने गलत हुए मेरे, और पूर्व धारणा वाले ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे पता था पूर्ण धारणा वाले मुझे नहीं आते, हाँ। और उस साल वो ज़्यादा ही आ गए। तो उसमें इतने गलत हुए तो मेरा सी सेट फेल हो गया मैं। इसका मतलब देखो ये सही बात है, मैं पैसेज कंफर्ट फील करता हूँ और पैसेज में सही होते हैं, आप मेथ रीजनिंग से शुरू करते हो, इसका मतलब सबको अपनी अपनी रणनीति हाँ, बनानी चाहिए। सबको अपने हिसाब से मतलब करना ऐसे ही किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। नहीं। पेपर घर पे लगाए बैठ के 2 घंटे देसी सेट वाले में, ये पता लगाए कि कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, किस में ज़्यादा क्वेश्चन उसके सही और गलत हो रहे हैं, और ऐसे करके 4-5 साल के पेपर लगाए तो शायद उसको पता लग जाएगा इस बात का कि उसका कौन सा एरिया है और कौन से क्षेत्र में उसको काम करने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल। और रियल एग्जाम में तो प्रेशर नो डाउट सी सेट में ज़्यादा होगा, और सी सेट में तो ऐसे ऐसे बच्चे भी फेल होते हैं, इवन IIT भी फेल होते हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड रहता है, क्योंकि सी सेट का पेपर आजकल लेवल उसका बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है। हाँ, तो इस पर काम करना पड़ेगा। मतलब अभी टाइम है, 50 दिन है, तो अभी भी मतलब वर्क हो सकता है। सफिशिएंट टाइम है, काफ़ी हाँ, टाइम है। हो सकता है। अभी सी सेट और जीएस दोनों को साथ में लेके चला जा सकता है अभी भी। और फिर सी सेट का इतना इम्पोर्टेंस हो गया है कि आप जीएस से थोड़ा मैनेज कर सकते हो। जीएस को अगर आप कम भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, अगर थोड़े बहुत मार्क्स भी आ रहे हैं, क्योंकि जीएस की कट ऑफ सी सेट की वजह से नीचे जा हाँ, रही है। उसकी वजह से जा रही है। सही बात है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखे अपने साथ वाले देखे हैं, जीएस में उनका 150 स्कोर भी आया है, और एक बार नहीं 3-3-4 बार भी 130 135 150 स्कोर आया, मार्कशीट मैंने लेकिन सी सेट में फेल है। सी सेट में फेल है। सी सेट में बहुत मुश्किल पास हो पाते हैं। हाँ, और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, जैसे लास्ट ईयर भी मेरे खुद के 105 या 110 के आसपास जीएस में था, लेकिन सी सेट में फेल हो गए। तो वो बात है कि मतलब करना है, काम तो करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी वक्त है, काम कर अभी सकते तो हैं। काफ़ी टाइम है। और जीएस में भी जैसे न्यू एस्पिरेंट जो होते हैं, अभी जीएस जो फर्स्ट है पेपर है, उसमें न्यू एस्पिरेंट को ये बातें पता नहीं होती कि यूपीएससी के पेपर में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक वे काम करता है कि ऑप्शन के साथ आप खेल सकते हो। और ये हमेशा से होता है, लोग बोलते हैं कि यूपीएससी इसको देख लेगा, इसको चेंज कर देगा, चेंज नहीं करता। यूपीएससी चाहता ही वही है कि जो अच्छे माइंड वाले लोग हैं, जो तर्क शक्ति के साथ काम करते हैं, वो ऊपरी निकालें। क्या आपका मानना सही है इस बात पर? मुझे तो मानना है कि यूपीएससी को तो सोचने वाले लोग हाँ। चाहिए। अब उसे सोचने वाले लोग चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है कि जो रट के आने वाले हैं वो सब वो पहचान लेता है। क्वेश्चन वही होगा, टॉपिक वही होगा, थोड़ा सा घुमा के दे देता है उसी को। वो टॉपिक भी चेंज नहीं करता, वही होता है आसपास ही। हाँ। वो इतना सा टिल्ट कर देता है, इतना इतना सा घुमा देता है कि हाँ। वो पकड़ लेता है कि इसको कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, जो कर पाएगा वो कर लेगा। हाँ, जो जैसे पे जीएस फेस्ट में आप क्वेश्चन सोल्व करते समय क्या जो एलिमिनेशन मेथड है कि कैसे मैं ऑप्शन को हटा के अपना आंसर निकाल पाऊँ, तो क्या आप इसी प्रोसेस से सोल्व करते हो क्वेश्चन? हाँ, एलिमिनेशन मेथड तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे तो आते नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन है अगर, सर हाँ। तो चारों के बारे में तो मुझे पता है नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये तो नहीं है, फिर एक उसके निकल उस जाता है। साथ कूट मिला के और उसको हटा देते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है, हाँ। और इससे जो है अगर आपको एक की चीज़ के बारे में भी पता है तो भी आंसर आ जाता है। हाँ। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो ग्रह है, हाँ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने ग्रह हैं, उन पे मिशंस भेजे गए। हाँ। तो मुझे एक मिशन के बारे में पता था, कैसीनी हाइगेंस, हाँ। जो भेजा गया था शनि में। सलीम। बाकी का एक का भी पता नहीं था। हाँ। और वो कैसीनी हाइगेंस सामने लिखा था बुध के। बुध के और तो मैंने उसी को काट दिया। उसको काटने के बाद, मतलब वो पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहा था हाँ, मैं, नहीं उसको काटने के बाद उसी से आंसर आ गया। और ये से बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ बहुत एक सारे क्वेश्चन एग्जांपल। है, कई बार पकड़ में आती चीज़ें कि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, हाँ, पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज़ें, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि ये संभव ही नहीं है, उसको एलिमिनेट करने से आपका आंसर बन जाता है। हाँ, जैसे कई बार ये संभावना रहती है कि कुछ कुछ बातें हो रही कि ऐसा कुछ हो सकता है, मे बी ऐसे क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है। हालांकि ये हम 100% इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पत्र, तो आपका माइंड निकालेगा ये चीज़ें खोज के, और वही अनुभव आपके काम आएगा। हाँ, देखने से पता चलता है। देखने से पता लगेगा। हाँ। एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था बड़ा भयानक था, देखने में लग रहा था वो वो ड्रग वाला एक संस्था था, यूएनसीडीसी ऐसे करके, यूएन टेररिज्म कंट्रोल वाले ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के, उन सबको लेके क्वेश्चन था। तो उसको जब पढ़ा तो पढ़ते मैं खुद छोड़ के आ गया उसको। हाँ। एक तो वहाँ टाइम नहीं था, और उसको अगर एक बार भी मैं पढ़ लेता तो उसको ऐसे ही सोल्व कर देता। हाँ। लेकिन वो इतना बड़ा क्वेश्चन देखा और उसमें इतने संगठनों के नाम देखे, और नाम देखते मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ये नहीं करना है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। अगर लॉजिकली सोचें
तो जो ड्रग के बारे में बात कर रहा है हाँ। तो वो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, और जो टेररिज्म को काउंटर करने वाली अथॉरिटी है वो टेररिज्म को ही काउंटर करेगी। हाँ। उसने उसको उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था, अच्छा। तो वो सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाएगा कि नहीं ये काम तो ड्रग वाले का है, ये टेरर वाला क्यों कर रहा है, या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है वो क्यों कर रहा है। इतना सा कॉमन सेंस लगाने से ही वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और जो अपनी 10 ईयर वाली बुक है ना, उसमें मैंने साफ साफ हाईलाइट करके लग दिया कि कैसे कॉमन सेंस लगेगा उसमें। हाँ तो वो बच्चों की बहुत ज़्यादा काम आ रही है, बच्चों के बहुत ज़्यादा उसमें कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। आपने वो बुक देखी, कैसी लगी आपको वैसे? बुक मैंने देखी है वो, उसमें कॉमन सेंस की सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों को सीखने को मिलेगी ना वो यही होगी, कॉमन सेंस। हाँ। आपके आसपास ही इतनी चीज़ें होती हैं, उनसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। या फिर जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसमें अगर थोड़ा सा भी सोच लिया तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एकदम नॉर्मल तरीके से। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मुझे सब कुछ आना चाहिए, नहीं, वो सब ज़रूरत नहीं है। और कई बार बच्चे तो पुराने प्रश्न पत्र देखते नहीं हैं, उनको इस माइंड सेट से नहीं देखते कहीं तो कि इनसे क्या होना जाना है। रिपीटेशन भी बहुत होता है ना, पुराने क्वेश्चन पत्र से हमने देखा है कि कई बार हुबहू डायरेक्ट आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके ऑप्शन से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर में कहूँगा कि 7-8 साल के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको तो कम से कम ये रहे कि इतनी बार देख लें कि आप अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये तक पता हो कि इस पेज में इस साइड है ये क्वेश्चन, इतनी बार देख लेना चाहिए। मेरे साथ ऐसा है, मैंने इतनी बार पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि मुझे इतना तक पता है कि इस साइड है ये क्वेश्चन, मैं तुरंत उसको देख लेता हूँ। मैंने भले ही वो क्वेश्चन अभी 2 घंटे पहले ही पढ़ा है, 2 घंटे पहले उसको सोल्व किया है, फिर से टॉपिक आ गया तो मैं फिर से उस क्वेश्चन को निकालूंगा, फिर से देखूंगा। ये मेरी आदत ही हो गई है, एक तरीके से हैबिट हो गई है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आज डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और ऐसे ही वीडियो कोशिश करेंगे। अभी राम मेरे साथ 2-3 दिन है तो हम और अच्छे वीडियो, जैसे कई बच्चों की डिमांड रहती है हिंदी साहित्य की, इनकी स्ट्रेटजी की, उन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सीसेट का कुछ वीडियो बनता है या कुछ और हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कि ऐसी डिस्कशन आपको चाहिए तो हम अच्छे वीडियो बना सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपकी आगामी जो एग्ज़ाम है उसके लिए। अच्छे से आराम से खुशी के साथ तैयारी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।